अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्स टॉक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल के इंट्रोडक्शन और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा था। अब इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत फंक्शन होते हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ को स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन जो यहाँ बताया गया है वो फिज़िकल बैरियर है। सेल मेम्ब्रेन एज अ फिज़िकल बैरियर एक्ट करती है, जो हमारे सेल को सराउंडिंग के हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा ये है कि हमारे सेल में सब्सटेंस की मूवमेंट को भी रेगुलेट करती है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं लाइक टॉक्सिन्स हो जाते हैं, पैथोजेंस हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट को इनसाइड द सेल को रोकती हैं, मेकिंग एन इंटरनल इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। और एक ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है जो कि हमारे तमाम सेलुलर प्रोसेसेस के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। हम इसको सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनका साइज स्मॉल होता है, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, टू पास वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द पैसेज ऑफ अदर्स। रिस्ट्रिक्टिंग मतलब रोकना, द पैसेज ऑफ अदर्स मॉलिक्यूल जिनका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है और उनमें चार्ज होता है। जिस तरह कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसे ही मॉलिक्यूल पास करेंगे जिनका साइज़ छोटा होगा और उनमें कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होगा और उनमें चार्ज होगा वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें ही याद करने वाली हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ छोटा होगा वो पास कर जाएंगे, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ लार्ज होगा और उनमें चार्ज होगा वो पास नहीं हो सकेंगे। सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट फंक्शन है वो सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सरफेस में डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। जैसे कि इस रिसेप्टर्स के लिए ये वाला सब्सटेंस है और इस रिसेप्टर के लिए ये वाला सब्सटेंस है। अब हमारी बॉडी है, उसमें एक प्रोसेस होता है होम्योस्टैसिस, जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड होती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, लाइक हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो हमारी ब्रेन सिग्नल देगा हमारे सेल को कि अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो आप एक हार्मोन रिलीज़ करो जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी से ब्लड में से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करके उसको बैलेंस्ड रखता है। इसी तरह ये है, इट अलाउज सेल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा कि हम इंसुलिन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंसुलिन जब आके बाइंड करेगा तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये सब्सटेंस है जो कि मेरे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, और फिर जब वो बाइंड हो जाता है तो को रिस्पॉन्ड करता है, और उसकी रिस्पॉन्स में जो हमारे सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज की अपटेक को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की यूजेज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से कम हो जाती है। इसको सेल सिग्नलिंग का कहते हैं। अब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट फंक्शन है वो रिकॉग्निशन है। ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मार्कर्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी में मार्कर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है, और जो बाहर से आए हुए सेल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो हमारे होस्ट सेल्स होते हैं, उन पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि एज अ मार्कर होते हैं, और हमारी इम्यून सिस्टम को पता होता है कि ये हमारी बॉडी के ही हैं। वो उस मार्कर से उन सेल को रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ ये हमारा बंदा है, हमने इसको कुछ नहीं करना। लेकिन जो बाहर से चीज़ें आती हैं, जो पैथोजेंस होती हैं, उन पे वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, तो ये हमारी नहीं है, तो हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है। इसके एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी को, या हम ब्लड किसी का लगवाते हैं, उसमें जो हमारा अपने इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे अपने ब्लड को तो डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन अगर हम बाहर से किसी का ब्लड करवाते हैं, इन्फ्यूजन करवाते हैं, तब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अलर्ट हो जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आई है, क्योंकि उसको उस ब्लड की सरफेस में वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते जो कि हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स के सरफेस में होते हैं।
इस तरह ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारे अपने ब्लड सेल्स को तो कुछ नहीं करता, क्योंकि उनके सरफेस पे वो मार्कर्स और वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन जो इन्फ्यूजन होता है किसी और का होता है ब्लड, उसकी सरफेस में अगर वो नहीं हो तो हमारा इम्यून सिस्टम उस ब्लड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में सेल की रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। जो अब नेक्स्ट उसका फंक्शन है वो है सेल अधेशन। अब सेल मेम्ब्रेन सेल अधेशन की फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, वो इस तरह करता है कि जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन जो कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस पे पाई जाती हैं, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और ये एक्ट करती हैं एज सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये एक सेल को दूसरे सेल से अधेर करके रखती हैं। हम अब हमारा टिश्यू कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो एज अ गम एक्ट करती हैं, जो कि हमारे टिश्यू में एक सेल को दूसरे सेल से अधेर करके रखती हैं। और अगर ये ना हो तो हमारी जो टिश्यू की इंटेग्रिटी होती है वो मेंटेन नहीं होगी। एक सेल कहाँ जा रहा है और एक सेल कहाँ जा रहा है, तो सेल अधेर नहीं रहेंगे तो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होगी। अब जो फंक्शन है हमारे सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हाइल एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती हैं। वो कुछ चीज़ों को अलो करती है लेकिन कुछ चीज़ों को अपने अक्रॉस पास होने से रेस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब रोक लेती है। अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की वो देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, जिसको हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। अब जो सिंपल डिफ्यूजन होती है वो ऐसे होती है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। जैसा कि अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अकर्स इन बोथ डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन की बोथ डायरेक्शन से हो सकती है, मतलब कि इस साइड भी मूवमेंट हो सकती है, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ और इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ भी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारी पैसिव डिफ्यूजन का वो ये है कि पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग और वाटर मॉलिक्यूल इज थ्रू मेम्ब्रेन चैनल। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे या वाटर ऐसी ड्रग्स जो कि वाटर सोल्यूबल होंगी, उनकी मूवमेंट जो होगी वो स्पेशल चैनल जिनको हम एक्वा चैनल कहते हैं उनके थ्रू होगी। लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग जस्ट डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी कंपोजिशन में भी लिपिड्स होते हैं, इसीलिए जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो इजीली ऐसे ही बगैर किसी चैनल के हमारे मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूज़ हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोर्ट की वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लार्ज मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन विद द असिस्टेंस ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्टर्स। जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो हमारी मेम्ब्रेन से ऐसे इजीली पास कर देते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं उनकी डिफ्यूजन के लिए हमें कैरियर ट्रांसपोर्ट की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ लार्ज होता है उनको अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करवाते हैं। अब यहाँ डिफरेंस है बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन के वो ये है कि पास तो वो भी अक्रॉस द ग्रेडियंट ही करती है मॉलिक्यूल्स को, ये भी अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी स्पेशल कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें स्पेशल कैरियर ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। कि नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोर्ट की वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन दैट स्पैन्स द इंटायर मेम्ब्रेन, जिनको हम प्रोटीन चैनल कहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसी टाइप की प्रोटीन होती हैं जो कि उनकी इंटायर थिकनेस में फैली होती हैं, जिनको हम प्रोटीन चैनल कहते हैं। ये हमारे सेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस की सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, हैज़ कैपेसिटी टू मूव ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका दूसरी ट्रांसपोर्ट से जो डिफरेंस है वो मेन ये है कि ये
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मूव करवाती है, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भी मूव करवाएगी। लेकिन इसका ये है कि रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हमें एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से मिलती है। अब जो इसकी लास्ट टाइप है ट्रांसपोर्टेशन की, वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस फॉर एक्सेप्शनली लार्ज साइज़। ये ऐसे मॉलिक्यूल के लिए होते हैं जिनका जो साइज़ होता है वो एक्सेप्शनली लार्ज होता है। इन्वॉल्व इनगल्फमेंट ऑफ आर ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू सेल बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फील्ड वेसिकल। अब इसका प्रोसेस ऐसे है कि एक ड्रग होती है, वो जब सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के पास आती है तो सेल मेम्ब्रेन इसको इनगल्फ कर देता है और उसके बाद यहाँ पे उसकी कट ऑफ करके वो एक वेसिकल बन जाता है और ये इनसाइड द सेल इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जो एक्सोसाइटोसिस होता है वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस का रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है। मतलब कि जिस तरह के एक वेसिकल है वो सेल सरफेस के पास आएगा तो हमारे सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ करके बाई की तरफ जिसको मूव कर देगा, तो ये इसका एक्सोसाइटोसिस होगा।